हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 34। इससे पहले ऑलरेडी हमने 33 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक चलती हैं उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनके आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? जैव विविधता, पर्यावरण, अभ्यारण्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां उनके आपसी संबंध को जैव विविधता कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अभ्यारण्य अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? सवाल है, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? कृषि, चारागाह, शिकार, एक से अधिक, में से कोई नहीं। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे देखेंगे कि मना किया जाता है। अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में कृषि, चारागाह, शिकार नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, रक्षित वन में भी इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो मना की जाती हैं। ठीक है, चारागाह, शिकार या फिर किसी भी तरह का मानव हस्तक्षेप वहाँ पे मना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? सवाल है, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? बाघ, गैंडा, ब्लू व्हेल, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी ऑप्शन। देखेंगे यहाँ पे लगभग चीज़ें क्या है, यहाँ पे विलुप्त होते जा रहे हैं। सही आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन है, बाघ, गैंडा, ब्लू व्हेल, ये सभी देखेंगे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बताना है राष्ट्रीय जलीय जीव इसमें से कौन है? ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन इसका सही आंसर है। डॉल्फिन एक राष्ट्रीय जलीय जीव है जो कि अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि कांवर पक्षी बिहार में कहाँ स्थित है? मुंगेर में, गया में, पटना में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मुंगेर। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, मुंगेर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन, सल्फर, एक से अधिक, में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, आयोडीन। आयोडीन में देखेंगे कि इसमें चमक पाई जाती है। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में याद रखना कि ये मात्र एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी वस्तु जो कि धातु होती हैं, धातुओं को हम चादरों में पीट करके परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले कि कौन सा धातु है। तो जिंक धातु है। ठीक है, फास्फोरस है, नहीं है, फास्फोरस अधातु है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी अधातु है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? जिंक इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? सल्फर, सोना, फास्फोरस। तो ध्यान रखना है, फिर से वही ध्यान रखना है, धातुओं को हम लोग उसको पीट करके या फिर उसको जैसे भी हो उसे पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं जो धातु होगा। ठीक है, तो सल्फर धातु नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, तो सोना यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है कि सोना हो या फिर किसी तरह का कोई अधातु हो उसे पीट करके हम लोग पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, अलग बात है कि सोना को जो महीन कर सकते हैं, जो सबसे लंबी तार के रूप में खींच सकते हैं। ठीक है, इस गुण को वैसे हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, पतले तार में बदलने की जो उसमें जो गुण होता है उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो सोना में इतना तन्यता होता है कि 1 ग्राम सोने से लगभग आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास लंबे तार खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें तन्यता की गुण की वजह से ऐसा हो पाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? सही आंसर होगा यहाँ पे लोहा। ठीक है,
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? लोहा, फास्फोरस, तांबा। तो याद रखना है, पिघला करके नया रूप दिया जा सकता है। इसमें लोहा को भी दिया जा सकता है और तांबा को भी दिया जा सकता है। फास्फोरस यहाँ पे क्या है, एक अधातु है। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किशोरावस्था की अवधि क्या है? 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से 19 वर्ष, या फिर 19 से 45 वर्ष। तो याद रखना है, सही आंसर है 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, और 5 वर्ष से लेकर के 12 या के आसपास मान सकते हैं कि उसे बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताना है सीखने की सबसे अधिक क्षमता किस काल में होता है? सही आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता होती है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय। सही आंसर हो जाएगा वृषण ग्रंथि, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, अर्थात जो मासिक चक्र होता है जो कि महिलाओं में देखने को मिलती है, बताना उसका किस वर्ष में यह प्रारंभ होता है, किस एज में? 20 से 25 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में, या फिर 45 से 50 वर्ष में? सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, 11 से 13 वर्ष में। अगला सवाल है, बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है? खूब खाना, खूब नहाना, कम खाना, कम सोना, दिन में सोना, रात में जगना। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है कम खाना, ठीक है, और एक अच्छी नींद लेना, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट में लिखा है खूब खाना, सेहत ऐसे ख़राब हो जाएगा आपका। कम खाने से भी ख़राब होगा, लेकिन आप इतना ही खाना खाना है, ठीक है, जितना ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा करके आप खाना खा सकते हैं। कम सोने से भी हो सकता है आपका सेहत ख़राब होगा। ठीक है, दिन में सोना और रात में जगना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिन में जगना, रात में सोना, ये कह सकते हैं ये सही है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाती है? ध्यान रखना है कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे माध्यम क्या है? ठोस माध्यम तथा निर्वात। निर्वात में कभी भी गमन नहीं कर सकता है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। हाँ, प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। द्रव माध्यम तथा गैस माध्यम हो सकता है, यहाँ से ध्वनि ट्रेवल कर सकता है, ये सही है। गैस माध्यम तथा द्रव माध्यम, इससे भी देखेंगे कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकती है। हाँ, देखेंगे कि जो ध्वनि जो गति की जो मतलब जो गति करती है ध्वनि, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो गति होता है वो ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम, और गैस में उससे भी कम, निर्वात में बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों कह सकते हैं कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला सवाल है, किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है? किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है, आयाम कहलाता है, या फिर आवर्तकाल कहलाता है? सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, आयाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक है, कहने मतलब ये है कि अगर कुछ इस तरीके का समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम जो विस्थापन है ना, ये वाली दूरी, ठीक है, ये जो दूरी दिख रहा है, हम इसे कलर चेंज कर दे रहे हैं, आप देखेंगे ये वाला जो मैक्सिमम दूरी दिख रहा है, इसे ही क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। ठीक है, और जिसका आयाम जितना अधिक होगा, देखेंगे कि उसका जो ध्वनि होगा बहुत ही क्या होगा, तेज होगा, लाउडली होगा। ठीक है, इसे ही आयाम कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी कंपित वस्तु के अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर, या इधर कहें या तो इधर कहें, जो अधिकतम जो दूरी है ना,
उसे ही क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। ठीक है, ये हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा, है ना। तो ये देखेंगे अधिकतम दूरी जो कर रहा है ये, ठीक है, तो इसे ही आयाम कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं। तरल, ठोस, फोम, आयन, तरल गैस, जेल, अणु, तरल ठोस गैस, प्लाज्मा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो होता है आपका तरल, ठोस, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, एक और अवस्था होती है लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे आप लोग 3 सुने होंगे, तरल, ठोस, गैस, एक प्लाज्मा भी होती है, क्लास 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक अवस्था और इसका होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, किस स्थिति में पदार्थ का अंतर आणविक बल अधिक मजबूत होता है। किस स्थिति में पदार्थ का अंतर आणविक जो बल होता है अधिक मजबूत होता है। ठोस, तरल, गैस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सही आंसर है ठोस अवस्था में। ठीक है, ठोस में देखेंगे कि उसके जो उस पदार्थ का आंतरिक जो आणविक बल होगा वो क्या होगा, अधिक मजबूत होगा। तरल गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तंत्रिका उत्तक की इकाई कौन है। तंत्रिका उत्तक की इकाई कौन है। ठीक है, बताना आपको कि तंत्रिका उत्तक की इकाई कौन है। कच्छ, नेफ्रॉन, खून, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, इसमें जानते हैं हम लोग, तंत्रिका उत्तक की जो इकाई है वो कौन सा है, यहाँ पे न्यूरॉन होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तंत्रिका उत्तक की इकाई कौन है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन होगा इसका सही आंसर, अर्थात ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के एक और वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।